अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैर आफियत हैं। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर का बगौर मुतालिया कर चुके हैं, बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। फाइनली हमारा चैप्टर थ्योरेटिकली तौर पर ख़त्म हो चुका है। हम आज के इस लेक्चर में इस चैप्टर की आखिरी एग्जाम्पल 10.3 को अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। ना सिर्फ आखिरी एग्जाम्पल 10.3 बल्कि कुछ MCQ को भी इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और बगैर किसी ताखीर के अपना काम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर की आखिरी एग्जाम्पल प्रॉब्लम सामने है। हम इस एग्जाम्पल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। इस एग्जाम्पल में से जो गिवन है उसको हाईलाइट करेंगे और सीखेंगे कि कैसे किसी क्वेश्चन में से गिवन डाटा को निकाला जाता है और रिक्वायर्ड डाटा के लिए फॉर्मूला बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, बेहतर तो यही है कि आप इस न्यूमेरिकल को मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें इस न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व करने की। जब आप इस न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करें और मेरा किया हुआ सोल्यूशन टैली कर लें कि क्या आपने दुरुस्त किया, या अगर कोई मिस्टेक हुई तो उसे ठीक कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपको इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट साथ साथ समझा सकूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट विद द वेव्स इन वाटर। पानी में एक स्टूडेंट कुछ वेव्स प्रोड्यूस करता है। द स्टूडेंट मेजर द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहली चीज गिवन आ गई, एक स्टूडेंट वेवलेंथ ऑफ द वेव मेजर कर रहा है। वेवलेंथ कितनी है? तकरीबन 10 सेंटीमीटर। By using a stopwatch and observing the oscillations of a floating ball, the student measures a frequency of 2 hertz. वो तकरीबन 2 hertz की frequency को measure करता है। If the student starts a wave in one part of the tank of water, how long? तो students, how long का मतलब क्या है? आपको find out करना है time period. How long will it take the wave to reach the opposite side of the tank, which is 2 मीटर अवे? वो वेव्स जो पैदा हो रही हैं 2 मीटर दूर कितनी देर में पहुंचेंगी? स्टूडेंट, मुझे पता है कि मैंने ये स्टेटमेंट तो पढ़ दी और आपको अभी स्टेटमेंट समझ नहीं आई। तो चलिए इसी स्टेटमेंट को समझते हैं। इमेजिन करें कि ये मेरे पास पड़ा हुआ वो वाटर टैंक है जिसमें मैं वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो लेट्स से ये वेव्स यहाँ, बहुत गौर से देखिएगा, ये वेव्स यहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं लाइक दिस। ये वेव्स यहाँ से प्रोड्यूस होती होती आगे जा रही हैं। स्टूडेंट्स, इन्होंने एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है लाइक दिस। अब इस एक एंड से दूसरे एंड तक का जो फासला है ना स्टूडेंट्स, वो गिवन है दिस डिस्टेंस। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का फासला तकरीबन ये 2 मीटर गिवन है। सो द डिस्टेंस गिवन इज 2 मीटर्स। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वेवलेंथ ऑफ द वेव गिवन है वो क्या है जी? लेट्स फाइंड आउट। वेवलेंथ यानी यहां से जहां से वेव शुरू हो रही है और वेव के खत्म होने तक का पॉइंट 10 सेंटीमीटर्स का, ये भी हमें गिवन है। स्टूडेंट्स, हमें साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। बस हमें फाइंड आउट करना है कि एक एंड से दूसरे एंड तक वेव आखिर कितनी देर में पहुंचेगी। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। देखिए, मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूं। आपने समझना क्या है, आपको वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगर आपको किसी तरह वेलोसिटी पता चल जाए तो वेलोसिटी और डिस्टेंस से, वेलोसिटी अगर पता चल जाए तो डिस्टेंस आपके पास है, वेलोसिटी और डिस्टेंस से आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सबसे पहले चीजें जहन में रखिएगा कि आपको करना क्या है। स्टूडेंट्स, आपको गिवन और रिक्वायर्ड लिखना है। तो चलिए गिवन लिखते हैं पहले, इसे उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से हमें करना है एग्जाम में। सो गिवन की हेडिंग दी हमने। गिवन में हम क्या क्या लिखेंगे, हमें क्या क्या चीजें गिवन है स्टूडेंट्स? सबसे पहली चीज वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर है। जरा रुक जाइए स्टूडेंट्स, क्या ये वेवलेंथ हमें ऐसे यूनिट्स में गिवन है? नॉट एट ऑल। ऐसे यूनिट्स तो मीटर्स होते हैं, ये तो सेंटीमीटर्स में गिवन है। तो चलिए सबसे पहले इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो कन्वर्जन सीख लेते हैं।
कन्वर्जन क्या है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में जो सेंटी है वो 10 की पावर -2 को कहते हैं। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर्स। स्टूडेंट्स अगर 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर्स के इक्वल है तो 10 सेंटीमीटर्स कितने के इक्वल होंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर्स। हमने इस इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -1 है और 10 की पावर ये 1 है। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा? 10 की पावर -1 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स इसको फटाफट से हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर आ गया, कितने मीटर्स के इक्वल होता है? सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -1 मीटर्स। आप चाहें तो इसे यूं भी लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0.1 मीटर्स। ये लें स्टूडेंट्स, हमने फटाफट से इसको कन्वर्ट भी कर लिया। अब वापस अपने गिवन की तरफ आते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.1 मीटर्स। आगे हमें बता रहा है कि बाय यूजिंग अ स्टॉप वॉच एंड ऑब्जर्विंग द ऑसिलेशंस ऑफ अ फ्लोटिंग बॉल द स्टूडेंट मेजर्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई है तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज। If the student starts moving the wave in one part of the tank of water, how long will it take to go the opposite side of 2 meters away? So students यहाँ पर distance भी given है, distance is 2 meters। ये हमारा given आ गया। अब हम फौरन से required लिखेंगे कि हमें पूछी क्या चीज आ रही है। So students required में हमसे टाइम मांगा जा रहा है कि टाइम फाइंड आउट करके बताया जाए। तो रिक्वायर्ड में हमने टाइम लिख दिया। सो वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम। स्टूडेंट्स जब ये तमाम चीजें लिख लें तो फिर हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट्स सोल्यूशन में मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आपको वेलोसिटी पता चल जाए तो आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज वेलोसिटी कैसे पता चलेगी? स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए हम जानते हैं v इज इक्वल्स टू f लैम्डा होता है। अब हमारे पास f भी है और लैम्डा भी है तो v को फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स f की वैल्यू क्या है? जल्दी से मेरे साथ पुट कीजिए। f की वैल्यू है 2 और लैम्डा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 0.1। तो वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? वेलोसिटी विल बिकम 0.2 मीटर्स पर सेकेंड। स्टूडेंट्स मेरे पास वेलोसिटी तो आ चुकी है, लेकिन मुझे क्या कैलकुलेट करना है? टाइम। देखिए मैंने कैसे टाइम तक का अपना सफर तैयार किया। मैंने पहले वेलोसिटी कैलकुलेट की है, अब वेलोसिटी है, डिस्टेंस भी है, मैं टाइम निकाल सकता हूँ। क्या फॉर्मूला यूज करूंगा? स्टूडेंट्स हमने बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करते हैं। क्या वैल्यूज पुट करेंगे? वेलोसिटी की वैल्यू 0.2, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स t उस तरफ चला जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा करके देख लेते हैं। t इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 0.2, ये कैंसिल होके t की वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड्स, यानी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक वेव्स को जाते हुए तकरीबन 10 सेकंड का वक्त लगेगा। स्टूडेंट सिर्फ यहां तक नहीं लिखना, आपने साथ ही इसके रिजल्ट की हेडिंग डाल के इसके रिजल्ट को मेंशन भी करना है। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि न्यूमेरिकल का सोल्यूशन आपको समझ आ चुका होगा। अब आपके जहन में क्वेश्चन ये होगा कि सर हम क्या ये कन्वर्जन को साथ क्वेश्चन में करेंगे? तो बेटा ये मैंने रफ वर्क किया। अगर आप चाहते हैं ये डायग्राम ड्रॉ करना तो डायग्राम एग्जाम में आप जरूर ड्रॉ करें। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता। और कन्वर्जन आप चाहें तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज ये रफ वर्क ही है। अगर आप ये एग्जाम में नहीं भी करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स ये तो एग्जाम्पल नंबर 10.3 इस चैप्टर की आखिरी एग्जाम्पल थी जो मैंने आपके सामने की है। अब स्टूडेंट्स हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और चलेंगे MCQs की तरफ जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स अब ये आपके सामने MCQs फर्स्ट 3 ये पेज आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है।
स्टूडेंट्स हम वन बाय वन तमाम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ूंगा और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करके पढ़ के आपके सामने तमाम ऑप्शंस को शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। जो ऑप्शन बेस्ट होगी हम सीखेंगे कि उसे कैसे फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स कोई भी एमसीक्यूज हो, एक टिप याद रख लीजिए कि कभी भी आपने स्टेटमेंट पढ़ते ही राइट एमसीक्यू को नहीं टिक करना। स्टेटमेंट पढ़ के आपने पहले बाकी तमाम एमसीक्यूज की ऑप्शंस को देखना है। जब आप तमाम ऑप्शंस को देख लें फिर उसके बाद तहम्मुल से राइट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। कभी भी एमसीक्यूज पढ़ते ही करेक्ट ऑप्शन पे नहीं जंप करना। तो हम पढ़ते हैं हमारी पहली स्टेटमेंट और देखते हैं कि एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है हमने। स्टूडेंट्स मेरे सामने पहला सवाल कुछ इस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब हमने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने चैप्टर शुरू करते ही आपके सामने सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स रखी थी। क्या थी सिंपल हार्मोनिक मोशंस की एग्जांपल, उनको जरा जहन में ले आए और ऑप्शंस की तरफ चलें। ऑप्शंस में स्टूडेंट्स पहली ऑप्शन है द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो स्टूडेंट्स याद होगा हम सिंपल पेंडुलम को शुरू से ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहे हैं कि कैसे ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ और फिर वापस और मीन से फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है। तो इसका मोशन प्योरली सिंपल हार्मोनिक है और हमने इस चैप्टर में इसको डिस्कस भी किया है। तो स्टूडेंट्स ये राइट ऑप्शन तो है लेकिन मैं इसे भी पिक नहीं कर रहा जब तक मैं बाकी ऑप्शंस को ना देख लूं। सो बाकी ऑप्शंस में द मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन, क्या सीलिंग फैन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है? स्टूडेंट्स ये सीलिंग फैन अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करूं तो सीलिंग फैन के लिए ये कहा जा सकता है कि ये सर्कुलर मोशन करता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है या वाइब्रेटरी मोशन करता है। तो स्टूडेंट्स बी ऑप्शन किसी सूरत दुरुस्त नहीं हो सकती। अगर सी ऑप्शन को देखा जाए द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सेस, इसके बारे में क्या राय है आपकी स्टूडेंट्स? अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो अर्थ की बात भी करें, अर्थ भी अपने ही एक्सेस के गिर्द रिवॉल्व कर रही है या स्पिन कर रही है, ये सर्कुलर मोशन तो कहला सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये किसी सूरत भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहला सकता। डी ऑप्शन स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, अ बाउंसिंग बॉल ऑन द फ्लोर। स्टूडेंट्स अगर बाउंसिंग बॉल की बात की जाए तो ये बाउंसिंग बॉल क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है? ये उछल के अपनी मैक्सिमम पोजीशन तक जाएगा फिर नीचे आएगा। क्या ये वाली सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल नहीं? स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस केस में इस बाउंसिंग बॉल का एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता जा रहा है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सो इस केस में स्टूडेंट्स ये ऑसिलेशन तो है मगर कौन सी ऑसिलेशन है? दिस इज कॉल्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसके लिए हमने एक चैप्टर में टॉपिक भी पढ़ा था। सो स्टूडेंट्स डैम्प्ड ऑसिलेशन क्योंकि फ्री ऑसिलेशन नहीं होती, इसमें रेजिस्टिव फोर्स, रोकने वाली फोर्स मौजूद होती है, लिहाजा इसी बुनियाद पे इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्योर एग्जांपल नहीं कहा जा सकता। तो स्टूडेंट्स हमारी राइट एग्जांपल क्या हुई? हमारी राइट एग्जांपल हुई द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय द फैक्टर ऑफ 3। सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या चीज गिवन है? मास बढ़ाया जा रहा है। किसका मास? बॉब का मास ऑफ पेंडुलम कितना बढ़ाया जा रहा है भाई? बाय द फैक्टर ऑफ 3। द पीरियड, और पूछा क्या जा रहा है? द पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 3 चीजें हाईलाइट की हैं। मास ऑफ बॉब बढ़ा रहे हैं कितना? 3 गुना, और उसका टाइम पीरियड या पीरियड पूछा गया कितना बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने सबसे पहले तलाश करना है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है। सो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, याद है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। कहीं पर भी इसको मैथ स्प्रिंग सिस्टम के साथ कंफ्यूज नहीं करना। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो इस फॉर्मूला में कहीं पर भी कोई किसी किस्म का मैथ नहीं है, तो हम यहाँ पर नोट की सूरत में ये बात कह सकते हैं। क्या बात कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं द फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ्स। ये फॉर्मूला मैथ्स से इंडिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट्स अगर मैथ्स से इंडिपेंडेंट है तो आप मैथ्स को जितना मर्जी चेंज करते चले जाएं, इट विल नॉट इफेक्ट द टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड को इफेक्ट नहीं करेगा। स्टूडेंट्स अब ऑप्शंस की तरफ आते हैं कि क्या हमें ऑप्शन में कोई ऐसी बात मिलती है?
इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2, नो नॉट एट ऑल। रिमेन सेम, हाँ ये बात हमारी बात से मेल खाती है, दुरुस्त है, लेकिन क्या बाकी ऑप्शंस क्यों ना पढ़ ली जाएं? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमें राइट ऑप्शन मिल गई है, लेकिन हम कभी भी एट स्पॉट फॉरन राइट ऑप्शन को पिक नहीं करते, हम पहले बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ते हैं। डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2, नो नॉट एट ऑल। डी, डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4, नो, सो इट विल नॉट चेंज। करेक्ट ऑप्शन इज रिमेन्स द सेम। स्टूडेंट्स आपके ज़हन में यहाँ पर सवाल आ रहा होगा कि सर हमेशा राइट ऑप्शन के बाद बाकी ऑप्शंस को क्यों पढ़ते हैं, राइट ऑप्शन को फॉरन पे क्यों नहीं कर देते? क्योंकि स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक सवाल में 2 राइट ऑप्शंस होती हैं और एक ऑप्शन बोथ ऑफ दीज की भी होती है। सो बोथ ऑफ दीज उस सूरत में कंसिडर किया जाएगा। अगर आप कोई एक राइट ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो वो गलत आंसर कंसिडर हो जाएगा। इसलिए हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखा करें कि आप राइट ऑप्शन तलाश करने के बाद फौरन से पिक ना कर लें। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग devices can be used to produce both transverse and longitudinal waves? स्टूडेंट्स इन चारों में से कौन सी डिवाइस यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को प्रोड्यूस कर सकता है? स्टूडेंट्स अब आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा पढ़ाया था जिससे मैंने ट्रांसवर्स वेव्स को भी प्रोड्यूस किया था टॉपिक के अंदर, और जिससे मैंने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को भी प्रोड्यूस किया था टॉपिक के अंदर। याद कीजिए क्या स्ट्रिंग हो सकता है? स्टूडेंट्स स्ट्रिंग से देखते हैं क्या होगा। अगर हम स्टूडेंट्स स्ट्रिंग की बात करें तो हमारे पास एक धागा है जो एक फर्म, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ बंधा हुआ है। अगर मैं इसे ऊपर या नीचे झटका दूं तो इससे जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी स्टूडेंट्स वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं बल्कि ट्रांसवर्स होंगी। सो स्टूडेंट्स इस स्ट्रिंग से ट्रांसवर्स वेव्स तो प्रोड्यूस की जा सकती हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अगर हम रिपल टैंक की बात करें तो स्टूडेंट्स रिपल टैंक में भी कैसी वेव्स प्रोड्यूस होती थी? याद कीजिए, अभी आपने रिपल टैंक का टॉपिक कुछ लेक्चर्स पहले ही पढ़ा। रिपल टैंक में स्टूडेंट्स जो वेव्स प्रोड्यूस होती थी वो भी अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कुछ ऐसी वेव्स प्रोड्यूस होती थी। तो स्टूडेंट्स ये वाली वेव्स भी अप एंड डाउन मोशन वाली हैं, यानी कि इसमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन भी ऊपर नीचे है और आगे की तरफ जा रही है। तो स्टूडेंट्स ये भी ट्रांसवर्स वेव्स ही हैं, इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स डी ऑप्शन में ट्यूनिंग फॉर्क है। सवाल ये पैदा होता है कि ट्यूनिंग फॉर्क क्या चीज़ है, तो चलिए ट्यूनिंग फॉर्क को देख लेते हैं ज़रा। स्टूडेंट्स ट्यूनिंग फॉर्क एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिसमें 2 प्रॉन्ग्स होती हैं, 2 लेग्स भी कह सकते हैं, जो एक स्टेम के साथ ऐसे करके जुड़ी होती हैं। स्टूडेंट्स आप इसे खाना खाने वाला फॉर्क या खाना खाने वाला कांटा ही समझ सकते हैं, बस इसमें एक लेग मिसिंग है। अगर स्टूडेंट्स आप इसकी एक लेग को जोर से किसी कॉर्क के साथ हिट करें तो ये आगे और पीछे टू एंड फ्रो मोशन शुरू कर देता है। स्टूडेंट्स इससे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो हवा को भी कभी आगे की तरफ और कभी पीछे की तरफ धकेलती हैं। तो हवा में ऐसा टू एंड फ्रो मोशन या टू एंड फ्रो वाइब्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये ट्यूनिंग फॉर्क सिर्फ और सिर्फ हवा में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करने के अहल है, ये ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स हमने जो 3 ऑप्शंस अभी देखी हैं वो तीनों एक किस्म की वेव प्रोड्यूस कर सकती है, ना तो स्ट्रिंग है ना रिपल टैंक है जो दोनों वेव्स प्रोड्यूस कर सके, ना ही ट्यूनिंग फॉर्क। अगर हम हेलिकल स्प्रिंग को देखें जिसे हम स्लिंकी भी कहते हैं, स्टूडेंट्स हम स्लिंकी के बारे में जानते हैं कि ये एक लॉन्ग और सॉफ्ट सा स्प्रिंग होता है जिसकी शेप को आप चेंज कर सकते हैं और इसे आपने एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ बांधा होता है। अगर इसे ऊपर और नीचे झटका दिया जाए तो स्टूडेंट्स इस झटके की वजह से इसमें अप एंड डाउन मोशन की वजह से ट्रांसवर्स वेव्स तो प्रोड्यूस हो जाया करती है। सो यस इट कैन प्रोड्यूस द ट्रांसवर्स वेव्स। और स्टूडेंट्स अगर इसी स्लिंकी को आगे और पीछे मूव किया जाए टू एंड फ्रो मोशन से इसमें कौन सी वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। हमने इस बात को चैप्टर में डिस्कस किया था। सो इसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स दोनों प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर स्लिंकी होगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पहले 3 MCQs थे और फर्दर MCQs को हम डिस्कस करेंगे अपने फर्दर लेक्चर्स के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे हमने एग्जाम्पल 10.3 को इफेक्टिवली किया
और पहले 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस किया। ना सिर्फ डिस्कस किया बल्कि तमाम गिवन ऑप्शंस का एक बगौर जायजा लिया और फिर उसके बाद करेक्ट ऑप्शन को पिक किया। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं और आप नोट्स बनाते चले जा रहे हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मैं आपसे मुलाकात करूंगा आने वाले अगले लेक्चर में। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज।